हेलो स्टूडेंट्स, आई होप बोर्डेड एग्जाम को आप सब पसंद कर रहे होंगे। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर के अंदर क्या करवाया था, आपको मैं डिटर्मिनेंट्स की टाइप समझा रहा था कि डिटर्मिनेंट्स की टाइप आप लोग कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर गाइस यहाँ तक अगर पसंद आ रहा है हमारा काम किया हुआ और हमारा जो मटेरियल है वो आपको आगे आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप लोगों ने चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो चलिए आज सोलोथोनी में आपके साथ एनडीए का मैथ्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको मैंने पहले भी एनडीए मैथ्स में डिटरमिनेंट करवाया था और डिटरमिनेंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू सोल्व द डिटरमिनेंट और हाउ टू अप्लाई द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑन द डिटरमिनेंट। हम लोगों ने ये काम जो है कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो बनता है हमारा क्रैमर रूल ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनेंट। तो बच्चे आज हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। लेट अस सपोज मुझे पता है कि अगर मैं बेसिकली किसी भी ट्रायंगल को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, बच्चे मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं तो मैं वो करता हूं कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, लेट अस सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पे ये एक ग्राफ बनाया मैंने एबीसी, आपके पास एक ग्राफ बना लिया, मैंने ये एक्स एक्सिस बना ली और यहाँ मैंने क्या बना ली, वाई एक्सिस बना ली। ये मेरा मुझे पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग एब्सिस्सा भी बोलते हैं, इसको हम लोग एब्सिस्सा भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। कि ऑर्डिनेट क्या होता है इसकी भी बात करते हैं हम लोग। तो आपको ये दे रखी है एक्स एक्सिस और ये दे रखी है वाई एक्सिस। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल और द सब्स्टिट्यूट फॉर दिस इज एब्सिस्सा and this is commonly called as vertical or the substitute for this is ordinate। ये दे रखा है आप लोगों को। आप देखिए मैंने x एक्सिस ले ली और y एक्सिस ले ली। इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक पॉइंट इस तरीके पे लगा दिया, मतलब एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे मैंने 5, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया लेट अस सपोज 2। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये वाला। मैंने बोला कि ये हमारे पास पॉइंट क्या होगा, ये हमारे पास होगा 5 होगा, तो ये पॉइंट लगा दिया। मैं बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ट्रायंगल जो है बनती किस तरीके से, पहले वो समझिए, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि एनडीए के अंदर अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्वेश्चन आता है तो उसको आप विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 5,2। ये पॉइंट मैं यहाँ ले चला गया, 5,2 चला गया। वैसे ही बच्चे मैंने क्या किया, इसका एक पॉइंट यहाँ बना लिया आपके पास लेट अस सपोज 7, ठीक है, और इसका एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बना लिया लेट अस सपोज 1, ठीक है। तो मैंने बोला 7 और 1 ये पॉइंट यहाँ लगा दो 7 और 1 के आसपास। तो मतलब आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 7 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लगा दिया। देखो ये 1 है और यहाँ पे ये 7 है, एक पॉइंट ये बन गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 7 1 बने, ये बन गया हमारा, ठीक है। और एक पॉइंट बचे मैंने ले लिया 0 0, एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे लेट अस सपोज 0, 0 ये ले लिया पॉइंट। तो एक पॉइंट यहाँ बन गया मेरा, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे बन गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा एक पॉइंट ये बन गया, अगर मेरा एक पॉइंट ये बन गया तो उसके हिसाब से हम अगर ट्राइंगल ड्रॉ करें तो आप लोग बोलोगे कि एक ट्राइंगल इस पॉइंट पे ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स बन गए। एक पॉइंट हमारा बना हुआ है 0 0, ये पॉइंट बना हुआ है 0 0 और ये पॉइंट बना हुआ बचे हमारा 5,2, ये पॉइंट बना हुआ है। और अगला जो पॉइंट है वो बना हुआ है 7,1, ये बना हुआ है। और आपको इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग जो एसएससी वाले बच्चे किसी ने देखा हो या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे ने ये वीडियो देखी हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं और उसको मैंने मैट्रिसेस में यूज करना हो तो मैं कैसे उसको यूज कर सकता हूं, आपको मैं वो चीज समझाने जा रहा हूं। ये जो फॉर्मूला है ये कहां से बना है वो सारा का सारा काम आपको समझाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक सिंपल सा स्टेप देखिए। अगर मैं एक सिंपल सा यहाँ पे ले आऊं, इरेजर यूज कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपके सामने, मैं ग्राफ को अगर आगे लेके चलूं तो इस ग्राफ में क्या हो सकता है और आगे, तो आपके
पास एक ट्रायंगल दे रखी है, लेट्स सपोज दोबारा बना लेंगे कोई बात नहीं। अब देखिए एक ट्रायंगल मेरे पास लेट्स सपोज ये दे रखी है और मैंने उसके क्या किया, कोऑर्डिनेट्स बना दिए। मतलब एक ट्रायंगल ए है, एक ट्रायंगल बी है और एक ट्रायंगल सी है। उसके बाद इस ए ट्रायंगल के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बनाऊं तो इसको मैंने नाम दे दिया x1 y1 और एक ट्रायंगल बी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने नाम दे दिया x2, y2, ये नाम दे दिया मैंने। वैसे ही मैंने ट्रायंगल सी के मतलब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिया x3 और y3। कहता जी आपको डिटरमिनेंट में यूज करना है, क्या यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हाफ लगा लीजिए, ठीक है, हाफ लगा लीजिए और कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। क्या लगाएंगे यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये लगा दिया। ये 1 1 1 लेने लेना आपको, ये 1 1 1 तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा हमारा। यहाँ पे बनाया हमने x1 y1, यहाँ पे बनाया हमने x2 y2 और यहाँ पे बनाया x3 y3 और यहाँ पे हाफ लगाया और मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो आप देखिए जस्ट एक डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका है। और आपको मैं बखूबी ये चीज समझा चुका हूं पहले कि आपकी ये जो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन होती है हमारी A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये जो सेकंड हमारे पास है, अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो मैं बोलूंगा A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और अगर मैं इस थर्ड की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आपको मैंने ये चीज पहले ही बताई थी कि 1 + 1 ये बन जाता है 2, 1 + 1 ये बन जाता है 2, दैट मींस दिस इज अ इवन नंबर। 2 + 1 बन जाता है 3, दैट मींस दिस इज एन ऑड नंबर, ये बन जाता है। 3 + 1 4 ये बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा इवन नंबर, ये बन जाएगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे बच्चे, एक सिंपल सा स्टेप बन जाता है कि ये देखिए ये 1 + 1 2 बना, ये 2 + 1 3 बना, ये 3 + 1 4 बना। तो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर तो इवन नंबर आ जाए तो उस केस में हम लोग एक यूनिवर्सल रूल यूज करते हैं, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। क्योंकि हमें पता है बेसिक सा स्टेप आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, लोअर क्लासेस में, कि अगर -1 का मैं स्क्वायर करता हूं तो वो तो 1 ही बनता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और अगर मैं -1 का क्यूब करता हूं तो वो क्या बनेगा -1। तो इसमें हमने एक यूनिवर्सल कांसेप्ट ये तैयार कर लिया कि अगर कोई नेगेटिव नंबर एक इवन पावर में जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और अगर एक नेगेटिव नंबर ओड पावर में जाता है तो वो क्या रह जाता है, नेगेटिव रह जाता है हमेशा। तो आप देखिए इसमें कैसे यूज कर सकता हूं। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को बच्चे सोल्व करूंगा तो ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। हाफ रहने दो, हाफ को बाद में यूज करेंगे। आप अकेला एक बार x1 लिख लो, मुझे पता है कि ये 1 + 1 2 है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या था, इस कॉलम को छोड़ दूं, इस रो को छोड़ दूं, इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो y2 - y3 ये लिख दिया, y2 - y3 ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। y2 मतलब ये ले लिया, माइनस का y3 ये ले लिया, इसको लिख दिया मैंने ऐसे। वैसे ही बच्चे देखिए मैं लिखूंगा तो माइनस, मैं लिखूंगा तो माइनस, क्योंकि 2 + 1 x2 को उठा रहा हूं मैं, इस कॉलम के थ्रू मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। और ये चीज आपको मैंने पहले भी बताई थी कि डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है ना तो वो किसी भी रो के थ्रू निकाल सकते हो और किसी भी कॉलम के थ्रू आप लोग निकाल सकते हो। तो एक सिंपल सा कांसेप्ट हम लोग क्या बना लेंगे कि अगर मैं इस x2 को लिखूंगा तो आप देखिए होता पॉजिटिव है, बट इसकी जो पावर का सम था वो नेगेटिव ऑड नंबर बनता है, तो मैंने आगे माइनस लगाया, आगे मैंने सोल्व किया इसको, इसके थ्रू एक रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो। तो अगर ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y1 - y3 ये बन जाएगा। प्लस में अगर मैं लेके चलूं तो आप देखिए x3 को मैंने लिया, x3 को लिया, ये x3 ले लिया मैंने यहाँ पे, इसके कॉलम को छोड़ दिया, इसकी रो को छोड़ दिया, इन दोनों को डिलीट कर दिया, तो मैंने बोला जी ये आ जाएगा y1 - y2।
अब बच्चे बुक्स में ना ये चीज लिखी नहीं हुई है, बुक्स में ये चीज नहीं लिखी गई है। बुक्स में ना थोड़ा इसको मॉडिफाई करके बताया गया, चीजों को कैसे बताया गया वो देखिए क्या यूज कर सकता हूँ। उसने ना कहीं पे भी ना ऑल ओवर फॉर्मूला के अंदर कहीं पे भी उसने क्या नहीं किया, नेगेटिव को यूज नहीं किया। वो कहां से बना, एक्चुअल तो फॉर्मूला यही है, हाफ कर दो डिटरमिनेंट निकाल दो, हाफ कर दो डिटरमिनेंट निकाल दो, किसी भी ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। हाफ कर दो डिटरमिनेंट निकाल दो, किसी भी ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो बुक्स में ये चीज तो कर रखी है, उसने क्या किया, थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया। कहता x1 ले लो, y2 ले लो, माइनस y3 ले लो, ये ले लो। इसका अगर मैं माइनस बाहर लेके आऊं, नेगेटिव कॉमन निकाल दूं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। प्लस में x2 लगा दो, है ना, यहाँ क्या लगा दो, y3 माइनस y2 ये लगा दो, है ना। प्लस में मैं क्या बोलूंगा, x3 लगा दो, है ना। यहाँ पे y1 माइनस क्या लगा दो, y2 लगा दो। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, so this is the basic formula for finding the value of the determinant. I hope सबको समझ आ रहा होगा, जो मैं काम करवा रहा हूँ सबको समझ आ रहा होगा। मैंने एक बेसिक सा स्टेप बताया। बेसिक सा स्टेप क्या बना हमारा, कि आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हाफ इनटू डिटरमिनेंट, बस डिटरमिनेंट की वैल्यू लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। और बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना, डिटरमिनेंट के अंदर ये जो पॉइंट्स है ये तो आपको दिए होंगे और आप लोगों को अपनी तरफ से क्या लगाना है, 1 1 1 लगाना है। अगर आप लोग अपनी तरफ से 1 1 1 लगाएंगे तो उसके हिसाब से सोल्व होकर आपके पास ये चीज जो है, ये फॉर्मूला जो है अप्लाई हो जाएगा। सो आप, आई होप गाइस आप सबको समझ आया होगा। बिल्कुल ही बेसिक सा स्टेप था ये, इनको मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अभी मैं इसके बेस के ऊपर आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ कि आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आप लोगों को, एरिया कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल कर लें फटाफट से, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट कर लीजिए। देखिए लेट अस सपोज एक ट्रायंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली एक ट्रायंगल ए ले ली, एक ट्रायंगल बी ले ली और एक ट्रायंगल सी ले ली। ट्रायंगल ए के अंदर ये जो पॉइंट्स है ये ड्रॉ कर लिए 5, 2। एक ट्रायंगल बी के अंदर पॉइंट्स जो है ड्रॉ कर लिए 3, 4 और एक ट्रायंगल सी के अंदर पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए 6, 2। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा। तो देखिए क्या करेंगे, बस बिल्कुल बेसिक सा स्टेप है। इसको हमने क्या माना था, x1 बाय डिपेंड अपॉन यू गाइस, आप कैसे लिखते हो, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। भाई अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या करूंगा, हाफ इंटू पॉइंट्स लिख लीजिए 5, 2, 3, 4, ठीक है, 6, 2, ठीक है, और ये 1 अपनी तरफ से लगाने बस इसको सोल्व कर लीजिए। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए बच्चे, आंसर आ गया। ऐसा नहीं है, ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें एनडीए में यूज होने वाली हैं और ऐसा हमें भी पता है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट यूज होगा। तो आप लोग बस बेफिक्र होकर पढ़ते जाइए, जो आपको चीजें समझा रहा हूँ समझते जाइए उन चीजों को डेप्थ में। मुझे बताइए कि क्या करवाना है और किस तरीके से करवाना है और कैसे पॉइंट्स बनाने हैं, वो सब मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है। अब देखिए अगर आप मान लीजिए इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालते तो बच्चे बस बात खत्म, सिंपल सी बात है। मैं थोड़ा और इजी करवा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। और अगर मैं प्रॉपर्टीज लगाऊं तो मैं एक बात बोल सकता हूं भी, जो R2 होगी वो क्या होगी, R2 माइनस R1, और जो R3 होगी वो भी क्या होगी, R2 माइनस सॉरी ये हमारे पास बन जाएगा, एक मिनट यहाँ पे लेके चलते हैं, R3 माइनस R1। बात करूँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लाते हैं इसको। मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो हाफ लगा दिया, यहाँ पे ऐसे ही लगा हुआ है ना। इसको लिख दिया 5, इसको लिख दिया 2, इसको लिख दिया 1, है ना। और आगे मैंने मैट्रिसेस बना दी गलती से, डिटरमिनेंट आएगा। मैंने इसको R2 माइनस R1 किया, 3 माइनस 5 किया तो क्या आया, माइनस का 2, 4 माइनस 2 किया तो क्या आया 2, 1 माइनस 1 किया तो क्या आया 0। अगर आगे लेके चलो फिर 1 माइनस 1 क्या आया 0, 2 माइनस 2 किया 0, है ना। और आगे 6 माइनस 5 किया तो ये 1। अब देखो क्यों किया ऐसे,
क्यों किया है तो स्टेप वो सुन लेना। आपको बताया था कि कोई दो वैल्यू 0 आ जाएंगी तो ओवरऑल जो हमारा आंसर है, ओवरऑल जो हमारी वैल्यूज है वो क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। तो आप देखिए 0 इनटू दिस डिटरमिनेंट जो मर्जी हो 0, इसको भी छोड़ दो। मैं बस इस रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। मैं डायरेक्टली लिखूंगा हाफ इनटू ये 1 है, इसको छोड़ दो, इसकी रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, दोनों को छोड़ दो, इनको डील करो। तो -2 इनटू 0 0 -2। सो इसका जो आंसर आएगा 1/2 इनटू -2, रोज मल्टीप्लाई किया -1। एरिया नेगेटिव में कभी हो नहीं सकता, एरिया नेगेटिव में कभी हो नहीं सकता। दैट मींस दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल डजंट एग्जिस्ट, दैट मींस दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल डजंट एग्जिस्ट। इस टाइप की ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ट्रायंगल एग्जिस्ट करती होती तो एरिया क्या आता, पॉजिटिव आता। ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करती तो इसमें एरिया जो आया वो क्या आया, नेगेटिव आया। अगर आप लोगों को ये छोटा सा कंसेप्ट अगर समझ आया तो फटाफट इसको नोट कर लो, मैं आपको अभी आगे कंटिन्यू करवाता हूं। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चे। हाँ जी बच्चे, अभी आप लोगों को मैंने जस्ट ये समझाया था कि आप लोगों ने डिटरमिनेंट में एरिया किस तरीके से निकालना है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाता है वो बन जाता है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। फटाफट से आपको मैं एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं, लेट अस सपोज मैं अगर यहाँ ले लूं, मैंने लिखा हाफ, ये तो आपको मैंने सिखाया था, हाफ लेना ही लेना है। इनटू में वर्सेस लिख दीजिए फटाफट, ये 3 लिखा, ये 8 लिखा, ये -4 लिखा, ये 2 लिखा, ये 5 लिखा और ये -1 लिखा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 3 8 1 -4 2 1 5 -1 1, ये आ गया हमारा। तो इसका अगर आपको आंसर निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा स्टेप आप लोग लगाएंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे हाफ ले लिया ऐसे, हाफ ले लिया ऐसे, ठीक है, इनटू में 3 ले लिया, है ना। ये देखिए इसको ऐसे सोल्व कर दिया, 2 -1 क्या आ जाएगा 3, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस ही लगाओ, एक बार माइनस लगाओ, -4 ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनर ऑफ दिस पॉइंट, माइनर क्या था, A21 A सेकंड रो पे है और फर्स्ट कॉलम पे है, तो A21 -4 आया। अब अगर आगे सोल्व करें, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दिया, इनको करिए मल्टीप्लाई, सो 8 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, है ना। और अगर आगे सोल्व करें बच्चे तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाता है हमारा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग मैंने आपके पास किया था, यहाँ पे प्लस लिया, ये 5 उठाया, ये 5 उठाया, उसके बाद ये कॉलम और ये रो को छोड़ दिया, तो ये 8 बना, -2 बना, ये कितना बना 6 बना बच्चे, ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। तो अगला स्टेप आपके सामने है, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग बोलेंगे जी हाफ ले लीजिए, हाफ ले लीजिए, है ना। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 9 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करके आंसर निकाल लीजिए। और अगर आगे सोल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा देता हूँ। 36 + 9 45 + 30 75 डिवाइड बाय 2 37.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर यूनिट्स। 37.5 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो ये जो कांसेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एनडी के लिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, आप सीडीएस दे रहे हो, आप एनकेट दे रहे हो, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया तो ये आप वहां पे यूज कर सकते हो। ये आपको सीडीएस वाले नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ये +1 +2 में यूज होता है कंसेप्ट, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। आपको मैं यहीं पे बता रहा हूँ ताकि आप इसको यूटिलाइज कर पाएं, इसका आपको आगे समझ आ जाए क्या बात है, क्या आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर बच्चे आपको ये समझ आया तो आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। 2,7 1,1 10,8 इसका आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा वो निकालना है। तो आप देखिए इसके लिए सिंपल सा स्टेप क्या बनाया, तो आप देखो ये आपके पास बन जाएगा इस तरीके से।
चलिए नेक्स्ट अगर लेके चले देखिए क्या बन जाता है हमारे पास। अगर आप लोग 2 मिनट लगा चुके होंगे मेरे हिसाब से, है ना, या फिर 1 मिनट और लीजिए फटाफट मेरे से और फटाफट सोल्व करके बताइए आंसर। पता लगना कि सब लोग सोल्व पढ़ा रहे हैं और सबको समझ आ रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दो। चलिए जी, टाइम ओवर। देखिए दोबारा से एक क्वेश्चन और करवाता हूं इस टाइप का। 2 7 दे रखा है, 1 1 दे रखा है, 10 8 दे रखा है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 ये दे रखा है। बस इसका एरिया निकालना है, तो हाफ लगा दो, आगे बस बात खत्म। फटाफट से सोल्व कर दो। हाफ इनटू ब्रैकेट लगा दीजिए 2 इनटू ये और ये छोड़ दिया, 1 माइनस 8 कर दिया, -7 आ गया, माइनस ये हमारा 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, मल्टीप्लाई किया, 7 माइनस 8 आ गया, प्लस अगर करें तो इसको आपके पास मैंने क्या किया, 10 को छोड़ दिया, 10 को लिया, ये कॉलम ये रो और ये कॉलम गया, मल्टीप्लाई किया, तो 7 माइनस 1 ये बन गया हमारा। तो आप देखिए सोल्व कीजिए कितना आ जाएगा, हाफ इनटू माइनस का 14, है ना, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 1 प्लस 10 इंटू 3 कितना, 10 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 60 ये बन जाएगा। 10 इंटू 6 क्या बन जाएगा, 60। तो बच्चे आगे सोल्व करिए, हाफ ये आ जाएगा 60 प्लस 1 61 माइनस 4 57 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 47 डिवाइड बाय 2 दैट इज कितना आ जाएगा, 23.5 स्क्वायर यूनिट्स, 23.5 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा आंसर बनेगा। मैंने आपको क्या बोला, बेसिक से स्टेप बताया कि एक आपके पास स्टेप क्या बन जाता है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। आप जस्ट यहाँ पे क्या करिए, आपके पास मैट्रिसेस लीजिए, 2 7 1 1 10 8 1 1 1 लिया, एरिया निकाला, बात खत्म। बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। तो आप देखिए कैसे आप लोग हार्डली 1 सेकंड के अंदर एरिया निकाल पा रहे हैं। और यही चीज होता है एक क्वालिटी एजुकेशन का, जो हम लोग आपको यहाँ पे होरेजोन चैनल के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे लेके चलते हैं बच्चे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, मैं वो करवाता हूँ। एक बार के लिए फटाफट से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा कोलिनियर पॉइंट्स की बात बता दूं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या आते हैं। अब ना आगे चल के आपको कोलिनियर पॉइंट्स दिए होंगे, भाई आपको कोई पॉइंट पूछा होगा, भाई ए की वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू निकालिए। आपको बोला होगा कि एरिया जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। अब याद रखना, कोलिनियर पॉइंट का मतलब ये बन जाता है कि उस ए ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर आपको बोला जाए कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपको बोला जाए 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये चीज आपको अगर बोली जाए तो आप बोलेंगे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब ये बन जाता है कि उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आने वाली है, 0 के इक्वल आने वाली है। अगर आपको बोला जाए कि 3 पॉइंट जो है कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब सिंपल सा यही बन जाता है कि हमारे पास उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। व्हाटएवर द पॉइंट्स आर, व्हाटएवर द पॉइंट्स आर, ये वर्ड कोलिनियर है क्या, कहता आप एक ट्रायंगल लीजिए, ये आप सोचो क्या सेम पॉइंट पे ट्रायंगल बना सकते हो, क्या आप लोग सेम पॉइंट पे ट्रायंगल बना सकते हो? भाई मैं तो नहीं बना सकता, आपका मुझे पता नहीं है, मैं तो नहीं बना सकता, आपका मुझे पता नहीं है। तो क्या नहीं जी, हम तो यहाँ पे ऐसे करके घुमा के एक तरीके से ट्रायंगल बना देंगे सर, हमारे ट्रायंगल बन गए। तो हाथ जोड़ के प्रणाम ऐसे बच्चों को। ट्रायंगल तभी बनती है जब तीनों पॉइंट सेम प्लेन में एग्जिस्ट ना करते हो, मतलब सेम लाइन में एग्जिस्ट ना करते हो, तभी ट्रायंगल बनती है ना। तो आप देखिए ट्रायंगल किसी भी तरीके की हो सकती है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ये बन गई, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये देखो ये ट्रायंगल बन गई। Whatever the triangle is, whatever the coordinates are possible, but you must know that कोलिनियरिटी की अगर बात करी गई है तो उसमें ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट करवाने जा रहा हूँ, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या बनता है वो डिस्कस करेंगे, जल्दी से नोट करिए।
हाँ जी बच्चे, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक क्वेश्चन फिर से मैं बीच में ले आया, मेरे ध्यान में आ गया। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है कि आपको एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट दे दिया जाए और आप लोगों को बोला जाए कि 3 वर्सेस हैं K0, 40 और 02, आपको K की वैल्यू निकालने को बोला जाएगा। दैट मींस एरिया हमें ऑलरेडी बता रखा है, 3 कोऑर्डिनेट हमें बता रखे हैं, उसमें से कोई एक पॉइंट पे एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो क्या है, मिसिंग है। आपको वो वैल्यू सोल्व करके बतानी है कि क्या वैल्यू बनेगी। लेट अस सपोज आप देखिए, अगर मुझे इसको सोल्व करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे इतना पता है कि ये 4 यूनिट है, चलो मैं अपने हिसाब से सोल्व करता हूँ। हाफ लगाया, हाँ ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, K लिखा, फिर मैंने यहाँ 0 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 4 लिखा, देन यहाँ पे 2 लिखा, देन यहाँ पे मैंने 0 लिखा, देन यहाँ पे 2 लिखा, देन 1, देन 1, देन 1, ये लिया मैंने। और मुझे ये जो है ना, ये किसके इक्वल दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल दे रखा है। मुझे क्या करना क्या है यार, जस्ट सिंपल सी बात है, इसको सोल्व कर दो जल्दी से। हाफ इंटू की, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। पहली बात तो ये हमारा रो छोड़ दिया। एक मिनट मुझे पॉइंट चेक करने दीजिए, 4 0 आएगा। पहली बात तो मैंने गलती से यहाँ पे गलत लिख दिया पॉइंट, अदरवाइज तो ये K की वैल्यू निकल नहीं सकती। K की वैल्यू तभी निकलेगी जब यहाँ पे वो छोड़ दिया होगा। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे 2 की जगह पे क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे मुझे 0 दे रखा है तो मैं उसको उठा रहा हूँ। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 0 0 2 1। अब मुझे एरिया में K की वैल्यू निकाल के लानी है, क्या बनेगी, तो मैं क्या करूंगा, K उठाया इनटू में ये छोड़ दिया, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारा, -1। 0 माइनस 2 हमारा कितना आ जाएगा, -1। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 माइनस, ये आया हमारे पास 2, सॉरी -1 -2 आएगा, ये आया हमारा माइनस का 4। देखिए ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये कॉलम ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो आप देखिए क्या बचेगा, 0 माइनस 1 क्या बच जाएगा, 0 माइनस 2, सॉरी ये आ जाएगा -2 प्लस में। अब देखिए इसको मैं लिखूंगा ही नहीं, क्यों, 0 इंटू जो भी हो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो बस इतनी बात खत्म। यहाँ पे बराबर में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो आप बोलेंगे हाफ इंटू ये आ जाएगा माइनस का 2k, माइनस का 2k प्लस का 8 बराबर में क्या आ जाएगा, 4। ये आ जाएगा माइनस में 2k प्लस में 8 बराबर 4। तो आप देखिए मैं बोलूंगा ये वहां चला जाएगा, तो माइनस का 2k प्लस 8 बराबर 8 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो माइनस 2k इज इक्वल टू 0, दैट मींस k इज इक्वल टू 0 हियर। बात खत्म। बस क्या करना क्या था, इसमें फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला को 4 के इक्वल रखना था और k की वैल्यू ले आनी थी, डायरेक्टली आंसर बन गया। चलिए अब फटाफट से हम लोग एक रूल स्टार्ट करें। रूल क्या बनता है, मे बी हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा डिटरमिनेंट का, मे बी हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा, अदरवाइज हमारा इसके बाद जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं सेट्स थ्योरी स्टार्ट करवाने वाला हूँ कि सेट्स थ्योरी और फंक्शंस में कैसे आप लोगों ने एनडीए में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए बच्चे अभी देखते हैं इसको। अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, क्रैमर रूल की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए रूल में लेके चल रहा हूँ, क्रैमर्स रूल। देखिए आज की जो क्लास है ना वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोग लगा लीजिए, मैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बने हैं एडवांस लेवल में जो यूपीएससी लेता है, हालांकि मैं यूपीएससी के मेंस के मैथ्स की बात भी करूंगा, मैं यूपीएससी के मेंस के मैथ्स की बात भी करूंगा। जितने भी एग्जाम है सबके अंदर ये क्रैमर रूल जो है आप यूज कर सकते हैं। क्या है, क्या क्रैमर रूल टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। लेट अस सपोज मैंने एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, ये इक्वेशन लिखी। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। वैसे ही बच्चे मैंने लिख दिया यहाँ पे a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। आपको बोला गया कि मुझे आपने वैल्यू निकालनी है x y z की।
अब आप लोगों ने, अगर आपने बीसीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, या आपने बीए मैथ्स कर रखा है, तो आप लोगों ने गोज एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, गोज जॉर्डन मेथड पढ़ा होगा। वो सारे के सारे जो गोज के मेथड थे ना, वो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बनाए गए थे, है ना। आप देखिए इसके अंदर अगर मैं लेके जाऊं तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। देखने में जरूर ही इजी लग रहा है, इतना इजी है नहीं। क्या करना क्या पड़ेगा इसके लिए आपको ना 4 वर्ग निकालने हैं। एक तो आपको निकालना है d, ठीक है, एक आपको लेना है d1, एक आपको लेना है d2, एक आपको लेना है d3। बस बात खत्म। अगर आप ये सोल्व कर लेते हो ना, तो यहाँ से आपकी वैल्यूज निकल आएंगी, आपके पास x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यूज निकल आएंगी। कैसे निकलेंगी? x की जो वैल्यू होगी ना वो होगी d1 अपॉन d, है ना, और y की जो वैल्यू होगी वो होगी d2 अपॉन d, और z की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी d3 अपॉन d। ये हमारी वैल्यूज बनने वाली हैं x y z की। x की वैल्यू d1 अपॉन d, y की वैल्यू d2 अपॉन d, z की वैल्यू d3 अपॉन d। बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर ये तो बता दिया कि d1 d2 d3 है, पर ये बताओ d1 d2 d3 होगा क्या? रुक जाओ, थोड़ा आराम से करो, आराम से सीखो चीजों को। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि क्रैमर रूल के अंदर ये 3 इक्वेशंस थी, ये वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि सर d की वैल्यू क्या लेके चले, तो आप लोग d को लिखेंगे, बड़े ध्यान से सुनो। डिटरमिनेंट सारे कोएफिशिएंट इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या लिखेंगे? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये आ गया हमारा d। d1 लेके आना है। अगर आप लोगों ने d1 लेके आना है तो आप बोलेंगे जी d1 की जो वैल्यू होगी ना, आप इसकी जगह इसको गायब कर दो, आप बोल दो जी इसकी जगह ये लिख दो d1, ये लिख दो d2, और ये लिख दो यहाँ पे d3, और बाकी ऐसे कैसे b1 b2 b3 ये बन जाएगा, है ना। वैसे अगर आगे करें, अगर मैं d2 की वैल्यू लिखूं तो आप देखो d2 मतलब इस b1 दूसरी वाली लाइन को क्या कर दो, डिलीट कर दो, बीच में से स्किप कर दो। आप लोग क्या लिखेंगे? a1 a2 a3, ये इसको छोड़ दो, तो आप लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे d1 d2 d3, और आगे क्या बन जाएगा? c1 c2 c3 ये बन जाएगी वैल्यू हमारी d2 की। तो ये आया हमारा d, ये आया हमारा d1, ये आया हमारा d2। सिमिलरली अगर आपको d3 की वैल्यू निकालनी हो तो आप लोग क्या यूज करेंगे? आप थर्ड लाइन को, थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, आप इसको रिप्लेस कर देंगे। तो आप लोग क्या बोलेंगे बच्चे इस केस में? आप लोग बोलेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा आ गया d3, ये हमारा आ गया d2, ये आया हमारा d1, एंड दिस इज अबाउट द d। बस x की वैल्यू d1 अपॉन d, y की वैल्यू d2 अपॉन d, z की वैल्यू d3 अपॉन d। बहुत ही कम चांसेस है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि लेंथी पड़ता है क्वेश्चन। हाँ, 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 3 के लिए देता है तो मैं आपको ये मेथड प्रेफर नहीं करूंगा, ये मेथड थोड़ा लेंथी जाने वाला है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल आपको सिखाना जरूरी है, क्योंकि हर चीज आपको आनी चाहिए। सीखना हमने सब कुछ है ना, करना या ना करना वो हमारी मर्जी है। हम लास्ट में मेथड बनाएंगे, उसके हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द क्रैमर रूल। क्रैमर रूल को आपने कैसे डिस्कस करना है आपको मैंने वो बताया। a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and these are the 3 equations here. We have to find the values of x, y and z respectively. So this is the phenomena for solving these type of questions. Take 5 minutes and note all these concepts on your notebook. Okay. हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को मैंने क्रैमर रूल समझाया, और क्रैमर रूल में आपको मैंने ये बताया कि आपको x और y की वैल्यूज या z की वैल्यूज किस तरीके से निकालनी है, उसके बारे में हमने बात करी है। बट अगर आगे बात करें भी क्रैमर रूल की बेस के ऊपर, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया और मुझे x और y की वैल्यूज निकालनी है, चलो भाई तुम एलिमिनेशन मेथड लगा देना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ।
एलिमिनेशन मेथड में अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर इतना बड़ा क्यों काम कर रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो भाई लगा लो, एलिमिनेशन मेथड में कोई राजी नहीं है, लगा सकते हो। अगर आप लोगों को डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो डी की वैल्यू निकालो। डी क्या था, लिख दो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 -1 3 and 5, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो डी की वैल्यू 13 आ जाएगी। पहली बात डी आ गया। डी कैसे आया, 2 -1 3 5, या डी आ गया। फटाफट से d1 निकाल लो। अगर d1 निकालोगे तो आप बोलोगे यहाँ पे आ जाएगा 17 6 -1 and 5, तो वो आ जाएगा 85 + 6 कितना आ जाएगा 91। दिस इज d1। एंड अगर d2 निकालते हो तो d2 क्या लिखोगे 2 3, सेकंड वैल्यू को रिप्लेस कर दो किससे, 17 और 6 से। तो अगर सोल्व करोगे 12 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 51 आएगा। सो यहाँ पे हमारा आया 12 ये आया, और यहाँ 51 आया। 51 माइनस 12 अगर करें तो कितना आ जाएगा -39, ये आ गया। बस x की वैल्यू क्या बनेगी d1/d, और y की वैल्यू क्या बनेगी d2/d। बस बच्चे बात खत्म। d1 की वैल्यू है 13, सॉरी d1 ये था हमारा 91 डिवाइड बाय d की वैल्यू 13, कट गया, कितना आया 7 आया। और अगर y की वैल्यू निकालें तो d2 हमारा -39 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 13, तो अगर कट गया तो यहाँ पे कितना आया -3 आया। तो बच्चे देखिए हमारा बेसिक से स्टेप बन गया। हमने x की वैल्यू निकाली वो 7 आई है, और y की वैल्यू निकाली है वो कितनी आई है -3 आई है। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है आपको मैंने ये बताया। जस्ट सिंपल लेके चलोगे तो वो d होगा। d1 बोला तो पहले रो का सब्स्टिट्यूट राइट साइड में जो है वो लिख दो, यहाँ पे आंसर निकाल दो। d2 बोला वैसे ही सोल्व करके आंसर निकाल दो। फटाफट से नोट करो, मैं एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। आपके पास 3 वेरिएबल्स की वैल्यू लेके आऊंगा, उसके बेस पे सोल्व करेंगे। चलिए देखिए जरा। हाँ जी बच्चे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी और जेड की वैल्यू क्या आएगी, आपको ये निकाल के लाना है। क्या करेंगे, जस्ट आप पहले डी निकालेंगे। अगर मैं डी को निकालूं तो आप देखिए मैं यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट बनाऊंगा 5 -7 1 6 8 -1 सॉरी -8 आएगा यहाँ पे 3 2 -6 ये बन जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए तो आप बोलेंगे ये देखो 5 लिया है ना, यहाँ पे 5 लिया, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, इनको मल्टीप्लाई तो ये आया 48 + 2 ये बन जाएगा 48 + 2। माइनस में मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको लिया माइनस माइनस प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस कर दो 7 आ जाएगा। इस कॉलम को इस रो को छोड़ दिया, माइनस का 36 माइनस का 3 तो ये आ जाएगा -36 प्लस का 3 ये बन जाएगा। प्लस में ये 1 लिया मैंने यहाँ पे, इनटू में ये कॉलम ये रो छोड़ दिया तो आप देखिए क्या बना 12 माइनस माइनस प्लस बन जाता है 12 + 24 ये आ जाएगा 36। फटाफट से सोल्व कर लो। 5 आया 50 आया, प्लस में 7 आया, माइनस का 33 आया, प्लस में 36 आया। ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करके आंसर निकालो। ये हमारा होगा डी, ये हमारा होगा डी। आपको मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा पूरा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करिए इसको पहले। चलो सोल्व करते हैं। ये आया 250, ये आया 250, ये कितना आया माइनस का आया 243। सो 250 में से 243 चला गया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया मैंने। एक मिनट, ये आएगा 210 + 21 231 आएगा ये। तो आप देखिए 250 के अंदर से 231 चला गया तो 19 बचा। 19 + 36 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 36 + 9 45 + 10 55। दिस इज डी, ये हमारा डी आ गया। सिमिलरली बच्चे आपको D1 निकालना है, थोड़ा लेंथी पड़ रहा है क्वेश्चन। D1 क्या आएगा 11 15 7, इसको रिप्लेस कर दिया, बाकी सारा लगा रहा है ऐसे, माइनस का 7 माइनस का 8 प्लस का 2 और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 -1 और -6 ये आ जाएगा D1।
इसको भी सोल्व कर लेना। सिमिलरली आप लोग D2 को भी सोल्व करोगे, वो क्या होगा D2, इसको रिप्लेस कर दो, आप लोग बोलोगे 5 6 3, ये आया हमारा 11 15 एंड 7, ये आ जाएगा। उसके बाद 1 -1 एंड -6, ये आ जाएगा D2। सिमिलरली बच्चे आप लोग D3 की वैल्यूज भी निकालेंगे कि D3 की वैल्यूज क्या बनती हैं। सिमिलरली आपको x की वैल्यू निकालनी है D1/D, y की वैल्यू निकालनी है D2/D, z की वैल्यू निकालनी है D3/D। ये तो आपको मैंने क्वेश्चन करना सिखाया क्रैमर रूल से। जो +1 +2 के बच्चे हैं, जो आपके पास सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन बच्चों को क्रैमर रूल समझ नहीं आया, उनको भी मैंने ये रूल समझाया। प्लस जितने भी एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी क्रैमर रूल इंपॉर्टेंट है, बट इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो आपको मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैं इस मेथड को रिकमेंड नहीं करता। ये मेथड बहुत लंबा जाने वाला है, लेंथी मेथड है। पहले डी निकालो, फिर D1, फिर D2, फिर D3। भाई इतना टाइम किसके पास है पेपर में, है ना। अब हमें तो वहां पे स्मार्ट वर्क करना है ना, तो हमारा वहां पे स्मार्ट वर्क ये नहीं होगा कि आप इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, मुझे नहीं लगता। क्रैमर रूल अगर पेपर में आ जाता है तो हम लोग, अगर एनडीए के पेपर में आ रहा है तो भाई हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन जाने वाला है, नहीं अटेम्प्ट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फटाफट से इसको आप निकालिए, सोल्व करिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ क्रैमर रूल के बेस पे। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट स्टेप हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से लेके आए, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हमने आज की क्लास में क्रैमर रूल पढ़ लिया, प्लस हम लोगों ने ये पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट्स में किस तरीके से निकालते हैं, वो चीज भी करेंगे। चलिए देखते हैं इसको फटाफट। अगर आपको x y की वैल्यू निकालनी है तो मैं d की वैल्यू निकलवा देता हूँ आपको। तो क्या होगा 1 2 4 2, डायरेक्टली 2 - 8 कितना आ जाएगा -6, ये आ गया d हमारा। और अगर D1 निकालूं तो D1 कितना होगा, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए 3 5 2 2, ये बन जाएगा 6 - 10 -4, ये होगा हमारा D2, सॉरी D1। और अगर D2 निकालेंगे तो रिप्लेस कर दीजिए 1 4, ये आ जाएगा 3 5, तो आप बोलेंगे जी ये आया हमारा 5 - 12, 5 - 12 दैट इज -7, ये आया हमारा D2। सो अगर आप लोग x की वैल्यूज निकालते हो तो वो होगा D1/D, दैट मींस -4 upon -6, दैट मींस 2/3, दैट मींस 0.66 इज द वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू बनेगी। और अगर y की वैल्यू निकालें तो आप लोग बोलेंगे y, D2 आया -7 अपॉन आया -6, ये आपस में कट गया तो ये आया 1.16, ये आ जाएगी y की वैल्यू। सोल्व कर लीजिए बस, डायरेक्टली x y की वैल्यूज आ गई। सो दिस इज द सोल्विंग ऑफ इक्वेशन, मतलब इक्वेशंस को हमने सोल्व किया थ्रू द डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स को कैसे यूज करके आप इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, आपको वो चीज आज के लेक्चर में मैंने समझाई है। आई होप गाइस आप सबको समझ आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था अकॉर्डिंग टू +1 +2 स्टूडेंट्स, प्लस एनडीए स्टूडेंट्स जो भी हैं हमारे उनके लिए, ठीक है जी। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोगों ने लेक्चर को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को भूल नहीं जाना, है ना। फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।